5 ऐसे बेनिफिट बताओ जो न्यू जो लेबर कोड आएगा वो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट होंगे। 5 चीजें कौन कौन सी है? पहला बेनिफिट, आपको 15 दिन का नोटिस दे के ही आप जाके स्ट्राइक पर बैठे, सबसे बड़ा रिलीफ है। लॉयर है आप, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट लॉयर। कॉर्पोरेट लॉयर है आप। तो कॉर्पोरेट लॉयर आप बने, फिर एकदम फाउंडर बन गए थे, ट्रांजिशन कैसा रहा? तो मतलब कि आप टोटल सैलरी का 50% बेसिक पे रखना होगा, कंपलसरी है? सर, इट्स वेरी मिथ इन द मार्केट। इंस्पेक्टर राज जो चल रहा है वो क्या खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, वर्बल और जॉब ऑफर लेटर लीगली एप्लीकेबल होता है, ट्रू या मिथ? सर इज तो संदीप जी की जो कंपनी है प्रांस कंसल्टेक, वो कैसे हेल्प करेगी किसी भी कंपनी को? तो देखिए क्या है कि एक तो है लेबर कोड को पढ़ना, एक है लेबर कोड को समझना। तो हमने सिर्फ इतना ही नहीं किया है कि हम लेबर कोड को एक्सप्लेन करते हैं। वी इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट लेबर लॉ AI चैटबॉट। कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ना, सो ही मस्ट बी लकी। तो आप तो एक ही लोकेशन पे और पर लॉ अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो आपकी कंपनी यहाँ बैठ के सबका लॉ कैसे मैनेज कर रही है? हमारा जो हेड ऑफिस है वो हमारा गुड़गांव में है, लेकिन हमारे काफ़ी जगह फिजिकल ऑफिस भी हैं, और हमारी जो टीम है हर स्टेट में हमारे एम्प्लॉय। संदीप जी, जी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। द फाउंडर्स ड्रीम में। थैंक यू सर। कैसे हैं सर आप? मैं भी गुड। कैसी चल रही लाइफ? लाइफ इट्स गुड। लॉयर है आप, कॉर्पोरेट लॉयर? कॉर्पोरेट लॉयर। कॉर्पोरेट लॉयर है आप? आई वाज कॉर्पोरेट लॉयर, नाउ आई एम फाउंडर। अरे तो सर मतलब क्या एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है आपका, फिर आप ये इंस्पिरेशन कैसे आया कि आप एक कॉर्पोरेट लॉयर बन जाएंगे? हाँ, सो सर मैंने अपना लॉ किया, देन आई डिड माय मास्टर्स इन लॉ, देन आई वेंट टू एक्सेलराइट फॉर HR कोर्स। नाउ आई एम डूइंग माय PhD इन लेबर लॉ ओनली, इन वन ऑफ द टॉपिक ऑफ लेबर लॉ। और कैसे कॉर्पोरेट लॉ का हुआ, तो बेसिकली जब हम लॉ कर रहे थे तो उस टाइम पे बहुत सारी जजमेंट्स पढ़ते थे। तो जजमेंट्स में पता लगता था कि कंपनी कभी भी नॉन कंप्लाइंस करना नहीं चाहती, बस ड्यू टू अवेयरनेस और ड्यू टू कॉस्ट वो नॉन कंप्लाइंस कर जाती हैं, और बाद में उनको कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा। तब एक माइंड में आया है कि क्यों कोर्ट में जाके केस लड़ें, क्यों ना ऐसा करें कि कंपनी को कोर्ट तक जाने ही ना दें, पहले ही उनकी कंप्लाइंस सारी स्टेबल करें। देन आई डिसाइडेड कि अब मुझे कॉर्पोरेट लॉयर बनना है। देन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग कंपनी एंड आई स्टार्टेड जॉब एज ए कॉर्पोरेट लॉयर। तो मतलब मेन मतलब ऐसा क्या गैप आइडेंटिफाई किया, मतलब और क्या क्या चीज़ें थी जिससे आपने प्रास कंसल्टेक बनाया? सो बेसिकली क्या था कि जब एज ए कॉर्पोरेट लॉयर स्टार्ट किया, उसके बाद समझ में आया कि जितना भी कंप्लाइंस का सिस्टम चल रहा है इंडिया में, ये सारा बेस ऑन फियर। जो भी बड़े कंसल्टेंट हैं या मार्केट में हैं, वो डराते हैं ऐसा कर लो नहीं तो कंप्लाइंस में ऐसा हो जाएगा। फिर जो लेबर लॉ है, इट्स अ पार्ट ऑफ कंटेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूनिफॉर्म नहीं है, हर स्टेट का अपना रूल है। तो इस वजह से आपको हर 30 32 40 कंसल्टेंट से लोकली कंप्लाइंस मैनेज कराना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था हमारे लिए। देन और दूसरा, जो ऐसी कंपनी है बहुत गिनी चुनी जो पूरी इंडिया में काम करती है, उनकी कॉस्ट बहुत हाई है, जो कि स्टार्टअप मिडल वाले अफोर्ड नहीं कर सकते। देन इट केम इन माइंड कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि बड़े रीजनेबल कॉस्ट में हर स्टेट ही कंप्लाइंस, चाहे वो स्टार्टअप है चाहे वो मिडल वाला है, सबके लिए हम अवेलेबल हो। देन वी केम विद द आइडिया ऑफ प्रांस कंसल्टेक। वी डेवलप्ड सॉफ्टवेयर आल्सो, जिसके अंदर आपको हर स्टेट की ग्राउंड लेवल ही कंप्लाइंस मिले, आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। अपना सॉफ्टवेयर ही हमारा एक्सप्लेन आपको कर देगा। सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन कर देता है। इवन उसमें जो एक्चुअल रिस्क है, मैंने बोला ना कंप्लाइंस इज डिपेंड ऑन फियर, और वो एक्सप्लेन करे एक्चुअल इसमें कितना रिस्क है कितना नहीं है। देन वी आर रेडी फॉर सर्विंग द क्लाइंट पैन इंडिया। हमारे हर स्टेट में अपनी खुद की टीम है जो उनको हेल्प करती है। हर स्टेट में? हर स्टेट में हमारी खुद की टीम है, फिजिकल लोकेशन है हमारी, और हमारे स्टेट में टीम। तो इतनी बड़ी टीम कैसे बना ली इतनी जल्दी? सर वो एक क्लाइंट अच्छी सर्विस दी, दूसरा क्लाइंट बोला मेरा और है उसमें कर दो, फिर हमारे पास मल्टी लोकेशन से क्लाइंट। अभी तो अभी हमारे पास तकरीबन 100+ क्लाइंट है, और ऐसे भी क्लाइंट है जिनके इंडिया के अंदर अराउंड 300+ लोकेशंस। जो मेरा सबसे बड़ा क्लाइंट है उसका 500+ लोकेशंस है। तो हमें ना चाहते हुए भी उनके साथ करते करते हम पूरे इंडिया के अंदर अपनी प्रेजेंस बना चुके हैं। तो कॉर्पोरेट लॉयर आप बने, फिर एकदम फाउंडर बन गए थे, ट्रांजिशन कैसा रहा? क्या ट्रांजिशन अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आए? सबसे बड़ा था माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन वाला, हम्म क्योंकि मैं टेबल की उस साइड 10 साल रहा हूँ एज ए कॉर्पोरेट लॉयर, और जब इस साइड आया तो 360 डिग्री चेंज हो गया। तो जो माइंडसेट चेंज करने वाला था, दैट वाज द डिफिकल्ट थिंग।
जो कि स्लोली वो चेंज हो गया। अब नाउ आई कैन से आई एम 100% आई हैव 100% फाउंडर माइंडसेट। हम्म, अब मैं सेल्स गाई भी हूँ, अब मैं लॉयर भी हूँ, हम्म, अब मैं पियून भी हूँ अपने ऑफिस का, आई एम एवरीथिंग। तो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। अदरवाइज तो एवरीथिंग वाज we prepared from I was preparing from long time, so financial burden, financial challenges, that was nothing like that. हम्म, So only was the transformation mindset. पहले पता था कि अपनी ग्रोथ के लिए काम करना है, रिस्क लिमिटेड था, आराम से बैठते थे ऑफिस में। अब रिस्क लिमिटेड है, पूरी स्टाफ की सैलरी का बर्डन मेरे ऊपर, पूरी स्टाफ की सैलरी निकालनी है, रिस्क मिनिमाइज करना, इवन क्लाइंट का रिस्क भी अब मेरे ऊपर है, क्लाइंट को भी कैसे सेफ गार्ड करना है। इतना सा चेंज है। वैसे तो बहुत खतरनाक चेंज है, बट अगर आज के समय में कोई यंग एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर रहा है, वो भी कंप्लायंसेस हैवी सेक्टर में, तो आप उसको क्या प्रैक्टिकल एडवाइस दोगे? सर बेसिकली कंप्लाइंस में करे या वैसे के, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ना, हम्म, सो ही मस्ट बी लकी। अब लकी इज नॉट दैट काइंड कि वो किस्मत वाला, लकी मीन जो मैंने सीखा है कि लक इज कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रीम, प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन। विदाउट ड्रीम तो पता ही नहीं हमें करना क्या है। तो व्हेन आई स्टार्टेड कॉर्पोरेट लॉयर, विद इन ईयर माई ड्रीम वॉज टू स्टार्ट माई ओन कंपनी। ये नहीं था कि कंप्लायंस ही करनी है, बट स्टार्ट माई ओन कंपनी। तो फ्रॉम लास्ट 10 years आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। 10 साल से। अपना इमरजेंसी फंड, अपनी बेसिक नीड्स, वो धीरे धीरे मैं सब करता आ रहा था। और जब 10 years के बाद लगा अब इट्स राइट टाइम, देन आई एग्जीक्यूट माई एक्ट। तो अब जो स्टार्टअप्स को प्रॉब्लम्स आती है, स्टाफ की, फंडिंग की, वो टचवुड हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 10 years। सो मैं सभी फाउंडर्स को यही बोलूँ जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी की रील देख के मोटिवेट मत होइए, हम्म, बॉस से दुखी है तो मोटिवेट मत होइए। जब तक कोई सॉलिड ड्रीम नहीं है, हम्म, तब तक स्टार्ट मत कीजिए। और स्टार्ट अगर करना है, ड्रीम मिल गया है, तो प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। हम्म। हर चीज़ प्रिपेयर करनी पड़ेगी, प्लस माइनस सब देखना है। देन एग्जीक्यूशन शुड बी ग्रेट। आइडिया आइडिया यूनिक नहीं भी है, तब भी चलता है। ऐसे बहुत से स्टार्टअप हैं, आप भी देखते होंगे मार्केट में, यूनिक आइडिया लेके आए, लेकिन उसी की कॉपी करके दूसरा तो बड़ा बन गया, यूनिक वाला वहीं रह गया। सही बात है। इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन। तो अभी नया लेबर लॉ मतलब पूरे इंडिया के अंदर ऑपरेशनल हो गया है क्या सर? सर जो लेबर कोड हैं वो इम्प्लीमेंट हो गए हैं, लेकिन अभी ऑपरेशनल 100% नहीं है। हम्म, क्योंकि जो कोड आए हैं, दे टेल अस व्हाट टू डू, बट रूल्स बताएंगे हाउ टू डू। तो रूल्स अभी नोटिफाई नहीं हुए हैं, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नहीं हुए हैं, उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। तो यस, इट्स इम्प्लीमेंटेड, बट इट्स नॉट 100% ऑपरेशन। तो मतलब क्या आप टोटल सैलरी का 50% बेसिक पे रखना होगा, कंपलसरी है? सर इट्स वेरी मिथ इन द मार्केट। कोड नहीं बोलता है कि आपको सैलरी का 50% बेसिक हम्म, रखना है। हम्म, 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 कोड ये बोलता है कि जो हम्म, एक्सक्लूजन्स हैं, वो आपको 50% से ज़्यादा नहीं होने हम्म, चाहिए। इट मीन्स आपकी बेसिक 50, 60, 70, 80, 90 कितनी भी हो सकती है, वो जो एक्सक्लूजन्स है, एचआरए हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, वो आपके, और भी कई सारे उसके अंदर है, वो आपके टोटल एक्सक्लूजन 50% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पहले भाई बताओ ये सब बनाना ही क्यों है? मतलब पूरे एक दे दो ना, 50,000 सैलरी तो 50,000, अच्छा। ये सब क्यों देना है? HRA, फिर वो फोन का बिल, हाँ, फिर वो DA, वो मतलब हाँ, इलेक्ट्रिक अलाउंसेस, फोन अलाउंसेस, फिर करके एक पूरी सैलरी बनती, हाँ। करना ही क्यों है? सर क्या है ना, आदमी की सैलरी पे अकेला, एम्प्लॉय सैलरी पे अकेला जो है ना, लेबर लोन नहीं लगते, उसमें इनकम टैक्स एक्ट भी आता है। हाँ, तो अगर ये नहीं करें, उसको बेचारे को इतना इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा कि उसकी आधी सैलरी तो टैक्सेस में चली जाएगी। इसकी वजह से होता है। इस वजह से वो आपको मोबाइल रिम्बर्समेंट की गवर्नमेंट पे लागू करती है। अब गवर्नमेंट ने जैसे अभी नए कोड में बोला कि 50% उन्होंने एक सर्टेन एक्सक्लूजन दिए हैं अंडर सेक्शन 2I ऑफ द कोड ऑन वेजेस एक्ट, कि अब ये करके आप 50% एक्सक्लूजन कर सकते हैं, ताकि आपका इनकम टैक्स में भी सेविंग हो जाए। मतलब इतना सिंपल है, जैसे 12 लाख का बोल दिया कि 12 लाख तक टैक्स नहीं देना है, तो पहले इनकम टैक्स का मामला खत्म कि 12 लाख तक। नहीं, उसे 12 लाख के लिए ना सर, आज कंपनीज देखेंगे, ऐसे बहुत सी कंपनी है जो बड़ी अच्छे पैकेज देते हैं। गुड़गांव में तो सबका ही अच्छा पैकेज, तभी वो सर्वाइव कर तो पा ऐसे रहे कर लेते हैं ना, जैसे मान लो जो भी पैकेज है हैं। 50% और 50% बाकी का हो गया, मतलब एक फिक्स हो गया। वो 50 लाख भी है तो 25 लाख बेसिक हो गया, उस पर आपको इनकम टैक्स देना है, कैसे बिल्कुल ठीक, सिंपल कर लो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप ये देखिए, मार्केट में बहुत स्मार्ट लोग बैठे हैं, जो 50% बेसिक देना है ना, उसमें भी इतने अलाउंस डाल देंगे ना
कि वो 50% भी नहीं रहेगा। नहीं, वो सब कैंसिल कर देंगे ना, सब कुछ रखना ही नहीं है, कुछ जन मतलब सरकार को ही नहीं रखना है। नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत सारी इम्प्लीकेशंस होते हैं उसमें। आपके लॉन्ग टाइम आपका वो भी होता है, बेनिफिट्स भी होते हैं, रिटायरमेंट कॉर्पस भी होता है। तो इसलिए क्योंकि बोला ना सैलरी पे एक एक्ट लगता तो ये करना ईज़ी था, किसी ने पर हर एक्ट का अलग-अलग है। किसी ने बोला इनकम पे टैक्स लेना ही क्यों है, खर्चे पे लो ना टैक्स मैं भी इसी फेवर का है। मैं भी, लेकिन गवर्नमेंट हमारी अगर हम सुन में लेती लैपटॉप ले रहे तो लैपटॉप पे खर्चे पे ले लो, पेन ले रहे तो पेन के खर्चे पे ले लो, बिल्कुल ठीक। मगर मेरे को करोड़ों में पड़ा भी है, तो क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब मैं कुछ प्लेन खरीद लिया, हाँ, हेलीकॉप्टर खरीद लिया, राइट, तो उस पे ले लो टैक्स, राइट। है। लाइक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं सोचती। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, हायर बेसिक सैलरी से क्या पीएफ और रिटायरमेंट बेनिफिट बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेगा। जब आपका न्यू कोर्स जब 100% आपका ऑपरेशनल हो जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी बेसिक सैलरी जो है वो थोड़ी इंक्रीज़ होगी और आपका जो पीएफ का और ईएसआई डिडक्शंस है वो बढ़ेंगे, तो आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है ना, वो इंक्रीज़ होगा 100%। इंस्पेक्टर राज जो चल रहा है, वो क्या खत्म हो जाएगा? ये बड़ा मिथ है, बिल्कुल भी नहीं होगा। चलेगा? डेजिग्नेशन चेंज हुई है, इंस्पेक्शन राइट खत्म नहीं हुई है अभी। इंस्पेक्टर पास इंस्पेक्शन राइट्स हैं, वो चलता रहेगा। वो इसलिए चल रहा है ना क्योंकि कंपनीज़ भी स्मार्ट, अगर इतना कर दिया तो कंपनीज़ भी कंप्लाइज़ नहीं करेंगी। करेक्ट। वैसे अभी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट, हो सकता है कि इंस्पेक्टर आपके डोर तक तो नहीं आएगा, राइट? लेकिन वहीं से सब ऑटोमेटिक नोटिस आना, पेनल्टीज़ आना, वो सब आएँगी। लेकिन हाँ, उस वे में बोल सकते हैं कि वो आपको आके परेशान नहीं करेगा आपके डोर पे आके, लेकिन वो खत्म नहीं होगा, हुँ। इंस्पेक्शंस खत्म नहीं होगा। अच्छा, क्या 15,000 का पीएफ सैलरी सीलिंग पूरी तरह हटा दिया गया है? ट्रू और मिथ? ये मिथ है, अभी भी 15,000 पे मैक्सिमम आपका पीएफ डिडक्ट होगा। अभी तक कोई रूल और न्यू कोड में ऐसा प्रोविज़न नहीं है। अच्छा, क्या आप ग्रेच्युटी सिर्फ़ 1 साल काम करने के बाद ही मिल जाएगी? ट्रू और मिथ? ये मिथ है, हुँ, ये सबके लिए नहीं है। हुँ, अभी क्या है कि हर एम्प्लॉयी को लगता है कि अब 1 साल होते ही मुझे ग्रेच्युटी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो है सिर्फ़ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयी के लिए। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयी कौन होता है? जिनके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि आप कब जॉइन करेंगे और आप कब जाएँगे। हुँ, इट्स प्रोजेक्ट बेस। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने किया कि पहले कंपनी क्या करती थी, 10 महीने के लिए रखा, हुँ, चला गया, 2 महीने के बाद 1 साल के लिए फिर दोबारा हायर, 2 साल के लिए हायर कर लिया, फिर वो चला गया, तो उससे क्या हो रहा है, उनकी कभी ग्रेच्युटी बन ही नहीं पाती थी। पहले 5 साल का रूल था। तो जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए भी अभी वो सेम रूल ही है कि वो अपना 5 ईयर्स के बाद ही ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होंगे। फिक्स्ड टर्म वाले यस टू 1 साल की। क्या इंडिया ऑफ़िशियली 4 डे वीक पर शिफ्ट हो गया है? ट्रू या मिथ? मिथ। नहीं हो रहा अभी ये। लॉ नहीं बोलता, कोड ने नहीं बोला है ऑफिशियली कि आप 4 डेज़ पे जाइए। कोड ये बोलता है, जो न्यू लेबर कोड्स हैं, कि आपको मैक्सिमम 12 आवर्स इन अ डे आप एम्प्लॉयी को काम करा सकते हैं और इन अ वीक 48 आवर्स। अगर आप 4 दिन पे जाना चाह रहे हैं तो अपनी पॉलिसी बनाइए, एम्प्लॉइज़ को 12 आवर्स डे रखिए, 4 दिन तक 48 आवर्स हो जाएँगे। हुँ, लेकिन लॉ में ऐसा मैंडेटरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल, अप टू द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयी आपस में बैठ के डिसाइड कर सकते हैं और रूल इम्प्लीमेंट करना है तो कर सकते हैं। हुँ। और अगर कोई एक्स्ट्रा और काम करता है और उसको डबल ओवरटाइम पे मिलेगा? ट्रू या मिथ? ट्रू, लेकिन उसमें भी क्या है कि एक लिमिट है कि हुँ, किन सर्टेन सेट ऑफ एम्प्लॉइज़ को मिलेगा, हर किसी को नहीं। मैं कई बार बड़ा एम्प्लॉइज़ को बोलता हूँ कि जो सुपरवाइज़र है ना, उनको गवर्नमेंट ने और लॉ ने ऐसा रखा हुआ है ना, कोई भी माँ-बाप नहीं है। उनके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। सारे लेबर लॉ हैं वर्कर्स के लिए। हुँ, अगर वर्कर्स के साथ कुछ भी गलत हो, रेमेडी है, आपके पास लेबर कोर्ट है। अगर किसी भी सुपरवाइज़र या मैनेजर के साथ कुछ गलत होता है कंपनी के लिए, तो उसके लिए लेबर कोर्ट नहीं। उसको जाना पड़ेगा सिविल कोर्ट के अंदर। यू कैन अंडरस्टैंड कि सिविल कोर्ट के प्रोसीजर्स कैसे होते हैं। गवर्नमेंट फीस देनी पड़ती है, एडवोकेट्स की फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो सिर्फ़ जो लेबर्स हैं इंडिया के अंदर वो प्रोटेक्टेड हैं, सुपरवाइज़र, मैनेजर प्रोटेक्टेड नहीं है। तो जो ओवरटाइम है वो वर्कर्स के लिए है। अगर आप एक सर्टेन जैसे 48 आवर्स से ऊपर ज़्यादा करेंगे, तो आपको डबल ऑफ द जो नॉर्मल वेजेज़ है वो आपको पे करना पड़ेगा। हुँ। क्या कंपनीज़ लीगली एम्प्लॉयी से 12 घंटे से ज़्यादा डेली काम करवा सकती है? ट्रू और मिथ? इट्स अ मिथ। कंपनी 12 घंटे से ज़्यादा और वीक में 48 से आवर्स का पता कैसे जितना पड़ेगा? क्या पता कैसे चलेगा किसी को कि 12 घंटे ज़्यादा काम करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं? पंच इन और पंच आउट से पता लगेगा। या अगर वो सिंपल लिख के भी देंगे ना कंप्लेंट लेबर डिपार्टमेंट में, हुँ। तो उनको पता लग जाएगा कि इन्होंने ज़्यादा काम किया है और आपको पे करना पड़ेगा ओवरटाइम। वर्किंग फ्रॉम होम अब इंडिया में लीगल राइट है? सर ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इट्स अ मिथ। हुँ, कंपनी कैन डिसाइड
कि किसको देना है, किसको नहीं देना, लेकिन एम्प्लॉई का ये राइट नहीं है कंपनी को बोलने का कि मुझे वर्क फ्रॉम होम अब दीजिए। तो न्यू कोड के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि आपको देना ही है वर्क फ्रॉम होम। क्या अनयूज्ड लीव्स हर साल ऑटोमेटिकली कैश में कन्वर्ट हो जाती है? ट्रू या मिथ? इट्स अ मिथ हाँ। एंड पार्सली ट्रू। ये एक सर्टेन सेट ऑफ एम्प्लॉइज़ के लिए है अंडर ओएसएच एक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉइज़ हैं, पहले उनके लिए लीव नहीं थी, और फैक्ट्री एक्ट की जो उनके लिए अब ये हो गया, फैक्ट्री में पहले थी पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए नहीं थी, उनके लिए है। बाकी जो बच गए उन सबके लिए जो स्टेट का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो लीव्स हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी। क्या वुमेन अब लीगली नाइट शिफ्ट में बिना रेस्ट्रिक्शन काम कर सकती है? ट्रू या मिथ? इट्स अ पार्सली ट्रू और पार्सली मिथ। पार्सली ट्रू ये कि हाँ बिल्कुल कर सकती हैं, मिथ ये कि बिना रिस्ट्रिक्शन के, बिना रिस्ट्रिक्शन के नहीं। जो आपका एग कोड में लिखा हुआ है कि उनको आपको सेफ्टी देनी है, पॉलिसी बनानी है पोस्ट की, उनको ट्रांसपोर्ट देना है, वो कंडीशंस तो हैं। लेकिन हाँ, अब आपको अप्रूवल्स नहीं लेने। पहले हर स्टेट का अपना अलग रूल था कि जो भी फीमेल को अगर नाइट शिफ्ट में काम करे तो किसी स्टेट में अप्रूवल लेना होता है, किसी में गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा था। बट अभी यूनिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, कुछ सर्टेन प्रोसीजर जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सही है। क्या 300 से कम स्टाफ वाली कंपनीज एम्प्लॉय को आसानी से फायर कर सकती है? ट्रू या मिथ? मिथ। हुँ। फायर इज अ रॉन्ग वर्ड। हुँ। फायर मीन्स किसी को मिसकंडक्ट पे टर्मिनेट करना, वो उसके लिए कोई कोड में रूल नहीं है। हाँ, लेकिन आप रिट्रेंच करते हैं, रिट्रेंचमेंट करते हैं किसी एम्प्लॉई का, तो इट्स ट्रू कि जो 300 से नीचे वाले पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है। अगर रिट्रेंचमेंट मीन्स अगर कंपनी में अगर एआई आ गया है या ऑटोमेशन आ गया है तो स्टाफ कम चाहिए, या कंपनी क्लोजर हो रहा है तो आपको स्टाफ नहीं रखना है, उस कंडीशन के अंदर यस 300 से कम में आपको परमिशन नहीं लेनी है। लेकिन जो उसके बेनिफिट्स हैं वो तो आपको देने ही पड़ेंगे। जैसे आपका कंपनसेशन हो गया या कोई दिस स्किलिंग फंड है, ये जो अब न्यू कोड में आए हैं वो आपको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, लेकिन परमिशन लेने की जरूरत नहीं। अभी जो गिग वर्कर्स चल रहे हैं, उबर, ज़ोमैटो, ज़ेप्टो सबके लिए तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं? ट्रू या मिथ? सर, अभी तक हुँ। मिथ्या कुछ नहीं मिलता था, हुँ। बट इन न्यू कोड हुँ। यस देयर इज ए प्रोविजन, बट स्टिल ऑन द पेपर। क्योंकि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा सेंट्रलाइज पोर्टल नहीं बनाया है, कि उन्हें पता है अभी रूल्स आए नहीं, जिन्हें रूल्स नोटिफाई होंगे तब से एक पोर्टल बनेगा जिसमें गिग वर्कर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कुछ कंपनी को भी अपने टर्नओवर का 1 से 2% पे करना पड़ेगा फॉर सोशल सिक्योरिटी फॉर द गिग वर्कर्स, पर अभी सब कुछ पेपर पे है। हुँ। ग्राउंड पे जब आएगा देन वी विल सी कि वो कैसे होता है। क्या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लीगली चॉइस 48 घंटे के अंदर होना ज़रूरी है? ट्रू या मिथ? इट्स अ मिथ। फुल एंड फाइनल अकेला एक सैलरी देना नहीं है, उसमें आपका लीव एनकैशमेंट भी होता है, आपकी ग्रेजुइटी भी होती है, आपके परफॉर्मेंस इंसेंटिव भी होते हैं। कोड बोलता है कि आपको वेजेस विद इन 48 आवर्स देनी, हुँ। और वेजेस में क्या है, सिर्फ बेसिक, डीए एंड रिटर्निंग अलाउंस। बाकी जो एक्सक्लूजन्स है, एचआरए, कन्वेंस, अदर थिंग, वो आपको 48 आवर्स में नहीं देने हैं। और जो 48 आवर्स में आपको वेजेस भी देनी है, इट्स सब्जेक्ट टू क्लियरेंस फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट। हुँ। अगर कोई एम्प्लॉई 1 लाख का लैपटॉप लेके बैठा है, तब सॉफ्टवेयर वाले कैसे कर सकते हैं? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, आपको अपनी पॉलिसी एज़ पर कोड बनानी पड़ेगी, ताकि गवर्नमेंट को या इंस्पेक्टर को ये दिखे कि आपकी इंटेंशन है 48 आवर्स में उसको ऑफलाइन फाइनल करने की। क्योंकि एम्प्लॉई ने ही क्लियरेंस नहीं दिया है, तो आप नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सिर्फ वेजेस आपको 48 आवर्स में करनी है, अदर चीज़ें नहीं। लेकिन आप सारे कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना लेते हैं कि सारी ही चीज़ें मिला के आप 48 आवर्स में कर रहे हैं, दैट्स इन वेल एंड गुड। फिर तो यू आर गुड फॉर द एम्प्लॉइज़। अच्छा, क्या एम्प्लॉयर कैश में सैलरी देकर लेबर लॉ को बाईपास कर सकता है? ट्रू या मिथ? इट्स अ मिथ, हुँ। क्योंकि लेबर कोड में क्लियर है कि आप ऑनलाइन ही ट्रांज़ैक्शन करेंगे, कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आपने कैश में पेमेंट दी है और इंस्पेक्टर को कंप्लेंट मिली है, वो आएगा, चेक करेगा और आपसे सारे बेनिफिट्स लेगा। क्योंकि अकेला सैलरी ही कैश में देने, उसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें लिंक हैं। पीएफ का कंट्रीब्यूशन है, ईएसआई का कंट्रीब्यूशन है, फिर प्रोफेशनल टैक्स का कंट्रीब्यूशन है, लेबर वेलफेयर फंड का कंट्रीब्यूशन है। तो अकेला आपने कैश देने से आप बहुत सारी चीज़ें बाईपास कर रहे हैं। इसलिए कोड में क्लियरली है कि आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन ही करेंगे ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे। हुँ। तो इट्स अ मिथ। क्या ये न्यू लेबर लॉ फैक्ट्री वर्कर्स पर अप्लाई होते हैं ओनली? ट्रू या मिथ? मिथ। जितने भी काइंड ऑफ हुँ। एस्टेब्लिशमेंट हैं, हुँ। लेबर लॉ, ये जो नए कोड हैं, वो सब तरह के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। हम हुआ कुछ नहीं, जितने भी पुराने एक्ट थे, उन सबको मर्ज करके 4 लेबर कोड में कर दिया है।
कुछ थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस करके, ताकि आपके पास डेफिनेशन सेम हो। पहले क्या था, हर एक्ट की अपनी डेफिनेशन अलग थी, देयर वाज लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। तब वो सब मर्ज करके 4 कोड में कर दिया है, ताकि सब चीज़ें उसी तरीके से देखी जाए और कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अच्छा, क्या मतलब इंटरेस्टेड माइग्रेंट वर्कर जो होते हैं उनको हर साल फ्री ट्रिप होम मिलता है, ट्रू या मिथ? ट्रू, न्यू कोड में, ओल्ड में नहीं था। न्यू कोड के अंदर ये है प्रोविज़न कि आपको जो भी इंटरेस्टेड है, उनको एक बार अपने घर जाने के लिए आपको सारे एक्सपेंस उनके बियर करने पड़ेंगे। अब वो कैसे करने हैं, वो जब रूल्स आएँगे पता लगेगा कि आपको फ्लाइट से भेजना है, ट्रेन से कर भेजना है, बस से भेजना है, कितना कैप लगाना है, कितने अमाउंट तक आप देंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट में सेम हो। सेंट्रल गवर्नमेंट एक अमाउंट निकाले, उसके बाद हर स्टेट पे वेरी करता है। मैंने बोला कि आपको जो लेबर लॉ है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टेट हुँ। आल्सो, सो दे कैन चेंज। वो जब रूल्स आएँगे स्टेट के, तब हुँ। हम आपको कन्फर्म हो पाएगा। अच्छा, स्पेशल अलाउंस पीएफ ग्रेच्युटी कैलकुलेशन से एक्सक्लूड होता है, ट्रू या मिथ? इट्स अ मिथ, हुँ। क्योंकि इट्स वेरी कॉमन मिथ इन द मार्केट। अभी जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ही था कि क्या 50% बेसिक एज पर न्यू कोड है? हुँ। मैंने कहा नहीं, बेसिक 50% नहीं है। एक्सक्लूजन्स जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते। करेक्ट। और एक्सक्लूजन की जो लिस्ट है, उसके अंदर स्पेशल अलाउंस कहीं भी नहीं आता है। इट मीन जो स्पेशल अलाउंस है, और इट्स वेरी जनरल इन मार्केट। हर कंपनी सीटीसी को एडजस्ट करने के लिए स्पेशल अलाउंस में पैसा डालती है। करेक्ट। जब वो एक्सक्लूजन में है ही नहीं, तो वो किसका पार्ट हो गया? बेसिक का पार्ट हो गया। तो अब जो भी आप बेसिक काउंट करेंगे फॉर ग्रेजुएटी, पीएफ, ईएफ, आप बेसिक प्लस जो स्पेशल अलाउंस है उसको ऐड करके काउंट करेंगे। हुँ। और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी थी, आरपीएफसी वर्सेस विवेकानंद विद्या मंदिर, हुँ। उसमें स्पेशल अलाउंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सप्लेन किया है कि जो भी अलाउंस आप सबको दे रहे हो, ऑल अक्रॉस द बोर्ड, दैट शुड बी पार्ट ऑफ द वेजेस। तो इसलिए जो स्पेशल अलाउंस है, वो आपको ऐड करना है बेसिक के अंदर। अच्छा, जो भी ईसॉप ऑप्शन है, हुँ। ईसॉप, वो नई वेजेस डेफिनिशन में शामिल है, ट्रू या मिथ? नहीं, इट्स अ मिथ। ये एक्सक्लूजन का पार्ट है, जो ईसॉप है, बट फिर अगेन इट कांट बी मोर देन हुँ। 50%। अच्छा, वर्बल और जॉब ऑफर लेटर लीगली एप्लीकेबल होता है, ट्रू या मिथ? सर इज़ टेक्निकली रिस्की हुँ। बिकॉज़ as per Indian Contract हुँ। Act, verbal agreement is also a contract, but it's risk हुँ। and it's very difficult to prove. But yes, verbal offer letter is also a हुँ। contract. अच्छा, एनुअल लीव पाने के लिए 240 डे काम करना ज़रूरी है, ट्रू या मिथ? Yes, it's true. ये अभी जो नए कोड आए हैं, उसके अंदर अगर आपने मिनिमम 40 डेज काम किया है, तो आपको जो लीव एनकैशमेंट है, जो अर्न लीव बोली जाती है या प्रीवियस लीव बोली हुँ। जाती है, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। अच्छा, हर एम्प्लॉयी फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप के लिए हकदार है, ट्रू या मिथ? इट्स अ ट्रू, बट नॉट ऑल एम्प्लॉइज। हुँ। देयर इज अ सर्टेन एज कि 40 से अगर प्लस लोग हैं तो, और स्टेट हैं जो आके अपना रूल चेंज कर सकते हैं, वो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि आपको जो टेस्ट कराना है, हेल्थ चेकअप है, उसमें कौन-कौन से टेस्ट आपको कराने हैं। अगर किसी की नौकरी चली जाए तो 15 दिन का रीस्किलिंग वेजेस मिलता है, ट्रू या मिथ? ट्रू, अभी जो न्यू कोड आए हैं, हुँ। उसके अंदर ये प्रोविज़न है कि जब किसी की जॉब जाती है, तो उसको 15 दिन जॉब जाती है इस वजह से क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, तो आपको 15 दिन का रीस्किलिंग वाला फंड आपको देना पड़ेगा कंपनीज़ को, ताकि वो अपनी स्किल को डेवलप कर पाएँ। करेक्ट। 5 ऐसे बेनिफिट बताओ जो लेबर कोड आएगा वो एम्प्लॉयी के लिए बेनिफिट होंगे। 5 चीज़ें कौन-कौन सी है? पहला बेनिफिट कि उनका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकंड, जो वर्किंग आवर्स हैं, उस पे अब कंट्रोल है। थर्ड, जो ओवरटाइम है, अब वो हर कैटेगरी के लोगों को मिलेगा। पहले कहीं पे 1.5 टाइम्स था, कहीं पे 2 टाइम्स था, अब इट्स क्लियर कि सबको 2 टाइम्स मिलेगा। 3, फोर्थ वन इज़ अब जो मेडिकल हेल्थ चेकअप है, वो होंगे जो 40 प्लस एम्प्लॉइज़ हैं। और फिफ्थ वन इज़ रीस्किलिंग फंड। कोई एम्प्लॉयी अगर इसलिए उसकी जॉब जाती है कि वो अडॉप्ट नहीं कर पा न्यू टेक्नोलॉजी को, तो उसको 15 डेज़ का रीस्किलिंग फंड मिलेगा। हुँ। उसके बाद वो अपना जो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके सीख सकता है। और एक सिक्स्थ और वो है, सबसे मेजर चेंज है फॉर द गिग वर्कर्स। हुँ। पहले गिग वर्कर्स के लिए कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं थी। अब गवर्नमेंट ने न्यू कोड के अंदर प्रोविज़न रखा है, उनको उनके फैमिली को सोशल सिक्योरिटी मिली। न्यू लेबर कोड में एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट मिलेगा? जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिला है न्यू लेबर कोड में एम्प्लॉयर्स को, वो है स्ट्राइक को लेके। हुँ। पहले स्ट्राइक के लिए कोई नोटिस, लीगल स्ट्राइक के लिए कोई नोटिस रिक्वायर्ड नहीं था। आज वर्कर्स ने डिसाइड किया, आज ही जाके स्ट्राइक पे बैठ गए। अब चाहे स्ट्राइक लीगल है, इल्लीगल है, 15 डेज़ नोटिस पीरियड इज़ मैंडेटरी। आपको 15 दिन का नोटिस दे के ही आप
जाके स्ट्राइक पे बैठ जाए। सबसे बड़ा रिलीफ है कंपनीज के लिए। दूसरा सबसे बड़ा रिलीफ है कि जो 300 एम्प्लॉय से नीचे अगर आपको रिट्रेसमेंट करना है किसी का, तो आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ऐसी भी कंपनीज हैं जो बिल्कुल नहीं चल रही हैं, फिर भी वो लॉस में चली जा रही हैं, कोई गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं आया है। ये तो सेकंड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट कि अब क्लियर हो गया है कि जो एक्सक्लूजन्स हैं आपकी सैलरी के, एम्प्लॉय की सैलरी के, वो 50% से ज़्यादा नहीं होंगे। पहले हर स्टेट में हर कंसल्टेंट की अपनी ही एक इंटरप्रिटेशन थी, लेकिन अब ये इजी हो गया कंपनीज को समझने के लिए। Correct. फोर्थ वन इज बहुत मैक्सिमम लोग अब आपके आ जाएंगे ईएसआई की कवरेज के अंदर। पहले क्या था, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी अलग से लेनी पड़ती थी, ईएसआई अलग से लेना पड़ता था। अब मैक्सिमम एम्प्लॉइज आपके ईएसआई में, तो आपका जो एक एडमिन वर्क है वो बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। चलो बढ़िया। ठीक है। फिफ्थ जो बेनिफिट है, अब जो पहले आपको 40+ लेबर एक्ट पढ़ने पड़ते थे, अब सिर्फ आपके इन हाउस को, लीगल काउंसिल को या कंपनीज को, फाउंडर को, अगर कोई स्टार्टअप का है, सिर्फ 4 कोड पढ़ेगा और समझ जाएगा कि लेबर लॉ के अंदर करना क्या है। चलो बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा हो गया। अब आपकी कंपनी इतना कम हो जाएगा काम, तो संदीप जी की जो कंपनी है प्रांस कंसल्टेक, वो कैसे हेल्प करेगी किसी भी कंपनी को? हाँ, तो देखिए क्या है कि एक तो है लेबर कोड को पढ़ना, एक है लेबर कोड को समझना। तो हमने सिर्फ इतना ही नहीं किया है कि हम लेबर कोड को एक्सप्लेन करते हैं। वी इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट लेबर लॉ एआई चैटबॉट। वाओ। आप उस पे जाइए, क्वेश्चंस पूछिए, आपको आंसर मिलेंगे, राइट? लेकिन उसको जाके आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, वह हमारी रिक्वायरमेंट। वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब आपको मेरे चैटबॉट ने या मेरे सॉफ्टवेयर ने आपको बता दिया कि आपको 50% एक्सक्लूजन्स रखने हैं, उसके उसमें लिस्ट भी आ गई, लेकिन हर कोई उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। और मैं जनरली बोलता हूँ, वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, पर मैं जनरली कंपनीज को बोलता हूँ कि कंप्लायंस मैनेजर विदाउट लॉ नॉलेज इज ए डेंजरस फॉर द कंपनी। तो वो कंपनी एक बम पे बैठी है, ओके, दिन हो गया बम खत्म। क्योंकि जो हमारे लेबर लॉ की पेनल्टीज या जो इश्यूज है ना, वो ऑन द स्पॉट नहीं दिखते, वो कंपाउंड होते जाते हैं। आप अभी नॉन कंप्लाइंस कर रहे हो, साथ ही साथ आपको नहीं दिखेगा, 2 साल 3 साल के बाद जब आपके पास नोटिस आएगा और उसमें निकलेगी पेनल्टी, तब आपको समझ में आएगा, हम तो ब्लेंडर कर बैठे। लेकिन जब तो कंप्लाइंस में से निकल चुका होगा, तो वहाँ हमारा काम आता है। दूसरा, मैंने बताया कि पूरे इंडिया में लेबर लॉ यूनिफॉर्म नहीं है, तो हर स्टेट का क्या होता है, मेरा एआई चैटबॉट भी बता देगा आपको क्या क्या है, लेकिन वो करना कैसे है, वहाँ हम आते हैं, बहुत कि प्रॉपरली कैसे करना है। संदीप जी, तो आप तो एक ही लोकेशन पे और फिर लॉ अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो आपकी कंपनी यहाँ बैठ के सबका लॉ कैसे मैनेज कर रही है? या दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। सो हमारा जो हेड ऑफिस है वो हमारा गुड़गांव में है, लेकिन हमारे काफ़ी जगह फिजिकल ऑफिस भी हैं, और हमारी जो टीम है हर स्टेट में हमारे एम्प्लॉई। तो हम इसलिए ही क्लेम करते हैं कि हम हर स्टेट के अंदर, आप अरुणाचल प्रदेश से लेके कन्याकुमारी बोलिए, आप लेफ्ट से आगे राइट बोलिए, इंडिया के अंदर सब कवर करते हैं, क्योंकि हमारे खुद के एम्प्लॉई हैं। हमारे कोई आगे टाई अप्स नहीं है। अगर कोई भी कंप्लाइंस करनी होती है, कोई भी लेबर का रजिस्ट्रेशन करना हो, मेरे खुद के एम्प्लॉई अप्रोच करते हैं अच्छा। और उस कंप्लाइंस को कंप्लीट कराते हैं। तो अगर टाइप्स होते हैं, टाइप्स में क्या होता है, बहुत डिले, हमने ट्राई किया, वो बहुत डिले होता था, क्योंकि वो लोकल जो कंसल्टेंट है वो अपने काम को प्रायोरिटी पहले देंगे, क्योंकि उनका ब्रेड एंड बटर वही है, हमारे काम को लिस्ट प्रायोरिटी। इसलिए हमने अपनी टीम बनाई और हम हर स्टेट के अंदर अवेलेबल हैं अपने क्लाइंट को सर्व करने के लिए। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग और कॉर्पोरेट में दोनों में डिफरेंस रहेगा लेबर लॉ कोड्स के अंदर? माइनर डिफरेंस है कि कुछ लेबर कोड्स हैं जो फैक्ट्री पे लगेंगे, कुछ हैं जो अदर पे लगेंगे, तो माइनर सा डिफरेंस है कुछ ही उनका, अदरवाइज मैक्सिमम कोड तो लगते ही। और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज़ कर पाएगी? सर हर तरह की कंपनी यूज़ कर पाएगी। हर यूज़ कर पाएगी, क्योंकि सारे कोड उसके अंदर हमने इनबिल्ड कर रखे हैं, और इनबिल्ड करने की वजह से आप चाहे वो फैक्ट्री हैं, चाहे वो आईटी कंपनी है, चाहे वो स्टार्टअप है, किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग, सबके लिए वो सॉफ्टवेयर है और सबके लिए हमारी सर्विसेज है हर तरह की। थैंक यू संदीप जी। थैंक यू सर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आप ऐसे ही काम करते रहिए, कॉर्पोरेट को हेल्प करते रहिए लॉ के अंदर। थैंक यू।